हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम ये वाला पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 के एनसीईआरटी हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थियोरी थी उसके बारे में हमने पढ़ा। हमारा ट्रेड जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हम कभी एक्सपोर्ट करते थे भर भर के, और हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंट जो है वो बना दिया गया। यहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो लेके जाते थे, और उसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है उन्होंने यूरोप में इतनी ज़्यादा हाई कर दी कि इंडिया से फिनिश्ड गुड्स थे जो वो जा नहीं पाते थे, तो हम ट्रेड डेफिशिएट में आ गए थे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने ये सब चीज़ें की इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसी का एक पिलर है एडुकेशन। तो एडुकेशन जो है ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि हम ब्राउन इंग्लिशमैन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्राउन इंग्लिशमैन इंडियंस की एक वो क्लास थी जिसको ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए क्रिएट करना चाह रहे थे, एजुकेशन को एज ए टूल बना के। ठीक है, तो हमारे हमारे हिस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत सारे डाइवर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि पाठशाला हो गए, मदरसा हो गए, विहाराज हो गए। तो पाठशाला आप देखते हैं आपके हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा है। ये आपको जो नाम दिखाई दे रहे हैं ये रिलीजियस बेसिस पे भी है। आप पाठशाला जो है हिंदू में देखते हैं। मदरसाज में आपको जो है आयात पढ़ाए जाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है। विहाराज आपको बुद्धिस्ट कल्चर में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी बहुत डाइवर्स थी, और उसी को कैटर करने के लिए डाइवर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इन जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा पुराने वाला, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, हमको कल्चरल वैल्यूज भी दी जाती थी, हमें ट्रेडिशंस भी सिखाए जाते थे, है ना। हम सीखते हैं। गुरुकुल सिस्टम हमारे यहाँ पे होता है ना। तो ये सब चीज़ें, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये चीज़ें रास नहीं आ रही थी। उनको अपने हिसाब से जो है सोसाइटी को चलाना था, और उनको सस्ते चीप लेबरर्स आप अपने लिए चाहिए थे। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे उन्होंने डिसमेंटल किया हमारे जो हिस्टोरिकल एजुकेशनल सिस्टम था उसको। तो एक रिपोर्ट में अगर आप देखें तो रिपोर्ट में जो थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस जो थे वहाँ पे लाइक हजारों हमारे स्कूल थे। अब बिहार में, बंगाल में बहुत सारे थे, लेकिन वो जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया जो पुराना सिस्टम था, और नए जो स्कूल हैं उनको बनाया गया। ठीक है, 1835 में जो है एक मिनट ऑन एडुकेशन, इंडियन एडुकेशन जो है ये एक कमीशन बनाया गया, जो कि मकाउले जो हैं उनके अंडर था। ये चेयरमैन थे, तो इसको आप मकाउले कमीशन भी बोलते हैं। उन्होंने ना कभी संस्कृत पढ़ी ना उन्होंने अरबिक पढ़ी, जो कि यहाँ की मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस थी हमारे उस टाइम के कल्चर में। तो उनको ना संस्कृत का ज्ञान था ना अरबिक का ज्ञान था, और अगर ज्ञान नहीं है तो इन दो लैंग्वेज में लिखी हुई किताबें वो कैसे ही पढ़ेंगे। बट स्टिल उनकी ओडेसिटी देखिए, उन्होंने बोला ओरिएंटलिस्ट का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, ओरिएंटलिस्ट जो है ईस्ट वर्ल्ड को बोला जाता है। ठीक है, ईस्ट वर्ल्ड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप मान के चलिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर आप साउथ ईस्ट एशिया जो वो पूरा आपका इंडिया, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब चीज़ें ये ओरिएंटलिस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट वर्ड जो है, तो उन्होंने बोला कि एक सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was worth the whole native literature of India and Arabia। ये उनका स्टेटमेंट था। और ये जब था जब उनको ना संस्कृत आती ना अरबिक आती है। उनका मानना था कि एक अलमारी एक जो कि एक अच्छी सी यूरोपियन लाइब्रेरी में रखी हुई है, वो ओरिएंटलिस्ट यानी कि इंडिया में जो किताबें हैं, संस्कृत में जो किताबें लिखी हुई हैं, अरेबिया में जो किताबें लिखी हुई हैं, अरबिक लैंग्वेज में जो किताबें लिखी हुई हैं, वो सब से अच्छी तो यूरोपियन लाइब्रेरी में जो रखी हुई एक सेल्फ है बुक्स की, वो बेटर है।
ठीक है, इनकी पूरी एजुकेशन, इनका पूरा जो भी लिटरेचर है उससे बेटर है यूरोपियन लाइब्रेरी में रखी हुई एक सेल्फ, ये उनका बोलना था। ठीक है, और हालांकि जो इंडियंस हैं उनको ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो नीडेड थी, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखो, दो तरीके से हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, हमें अच्छी अर्निंग का सोर्स चाहिए कुछ लोगों का, मोस्ट ऑफ द पीपल वांट, इसीलिए हम अच्छे अच्छे कोर्सेज करते हैं ताकि हमें सर्व कर पाए हम अपनी फैमिली को, खुद को, सोसाइटी को, है ना, इसलिए हम एजुकेशन जो है ले रहे हैं। उस टाइम पे लोगों को भी लगा कि हाँ शायद ये भले के लिए है, कुछ कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लगा, और इंग्लिश के लिए तो ये था ही, है ना। फायदे का सौदा क्यों था वो अभी हम देखते हैं। उनको जो है एक एक इंडियंस की क्लास क्रिएट करनी थी जो कि ब्लड और कलर से, कलर मतलब स्किन का कलर, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है, आपके खून से और रंग से तो आप इंडियन हैं, लेकिन आपका टेस्ट, आपकी ओपिनियंस, आपके मॉरल्स, आपका इंटेलेक्ट जो है वो सारा क्या है, वो इंग्लिश है। यानी कि वो यहाँ के लोगों को अपना कल्चर, अपना टेस्ट, अपने मोरल्स उनके जो थे वो सिखाना चाहते थे, और वो उनके किस काम आते वो अब आगे देखेंगे, अब उनका मोटिव क्या था। तो उन्होंने ये करने के लिए जो है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको डिसमेंटल कर दिया, हमारे जो ट्रेडिशनल स्कूल थे वो धीरे धीरे जो है डिसअपियर हो गए, और इंग्लिश जो है लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज बन गई, जो कि एसोसिएटेड थी कॉलोनियल मास्टर से। आज भी अगर किसी को इंग्लिश या अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है तो हम उसको मतलब बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखते, हमें नहीं लगता है कि वो इंसान, उस इंसान ने चाहे पीएचडी कर रखी है किसी और लैंग्वेज में, है ना, पीएचडी होल्डर भी अगर कोई इंसान है, लेकिन अगर वो अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाता है तो उसको पढ़ा लिखा माना ही नहीं जाता है। और अगर लाइक फिफ्थ फिफ्थ पास है कोई और उसको इंग्लिश बोलनी आती है तो लोगों को लगता है कि हाँ ये बहुत पढ़ा लिखा है ना। तो ये बाइस्ड आज भी हमारी सोसाइटी में है जो उस टाइम पे चला था। तो इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज बन चुकी थी, और क्योंकि जिन लोगों ने इंग्लिश बोलना सीख लिया था उन्होंने खुद को सुपीरियर मानना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें एक डिवीजन जो है वो क्रिएट हो गया। और वो डिवीजन क्या था, एक वो लोग थे जो इंग्लिश एजुकेटेड एलिट्स थे, उन्होंने खुद को एलिट्स मानना स्टार्ट कर दिया कि भैया हम ही हैं अब तो, और बाकी सब पानी कम है। तो वो लोग जिन्होंने इंग्लिश सीख ली थी, और वो बाकी जो मासेस थे, जो बाकी कॉमन पीपल थे जिन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी थी, हर कोई नहीं सीख पाता, जो अफोर्ड कौन कर सकता आज के टाइम में भी, अगर फॉरेन में अगर आपको पढ़ना है जाके तो कुछ ही लोग कर पाएंगे ना, हर कोई नहीं कर पाएगा, जिसके पास पैसे हैं, जिनका रुतबा है वही लोग कर पाएंगे। तो यही चीजें उस टाइम पे भी थी। अब यहाँ से शुरुआत होती है एक नए कल्चर की, नए एजुकेशन सिस्टम की। और ये अब आप देखिए, इंग्लिश ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे कि यहाँ के लोग भी इंग्लिश सीखें, तो उनको चाहिए थे क्लर्क्स, माइनर ऑफिशियल्स, लोअर रैंक के लोग जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर पाए। ठीक है, और जो कि जो तनख्वाह जो लेते हैं, सैलरी जो उनकी होगी वो एट फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश पर्सनल। अब वहाँ के जो लोग थे वो तो ज़्यादा पैसे लेंगे, है ना, वो अपने आप में उस टाइम पे इंडिया से बेटर कंडीशन में थे, तो वहाँ उनको पता थी कि इस जॉब के लिए मेरे को कितने पैसे चाहिए, है ना। बट यहाँ के लोग जो हैं वो भुखमरी से गुजर रहे थे, है ना। तो वहाँ के लोग जितना सैलरी लेते उससे कम सैलरी में जो है, ये जो उन्होंने एक नई क्लास क्रिएट की थी, सो कॉल्ड इंग्लिश एजुकेटेड एलिट्स, उनको क्लरिकल पोस्ट पे रखने के लिए उनको इंग्लिश सिखाई जा रही थी, लोअर रैंक का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो था वो करवाने के लिए, और वो भी चीप सैलरी पे करवाने के लिए। आज क्या चल रहा है इसके सिमिलर, आप मेरे को कुछ बता सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब वर्सेस परमानेंट जॉब, क्या सोचते हो आप इसके बारे में, क्या ये सेम चीज है? चलिए, अब इससे हुआ क्या, इससे जो है जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉलेज और अथॉरिटी था वो साइड लाइन हो गया। अब जो है एक जनरेशन क्रिएट हो गई जिसको ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया, इंग्लिश
सिखा के, सो कॉल्ड ब्राउन इंग्लिशमैन बना के, जो कि इंडियंस से जो है, वो जो इंडियंस थे वो अपने खुद के जो कल्चरल हेरिटेज थी उससे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। ठीक है, मतलब फील नहीं कर रहे थे, उनको फील हो ही नहीं रहा था। दोज वर द इंडियंस, एक जनरेशन उन्होंने क्रिएट कर दी जो कि अपने खुद के कल्चरल हेरिटेज से डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, जो आज हम बोलते हैं कि मॉडर्न, हु आर मॉडर्न पीपल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड वेस्टर्निज्म। ठीक है, वेस्टर्निज्म, बट ये हम समझ नहीं पाते हैं। वेस्टर्नाइजेशन को हम मॉडर्नाइजेशन समझ लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन होता है आपकी तरक्की, वो टेक्नोलॉजी के साथ हो सकती है, किसी भी चीज़ से आपका अपग्रेड होना इज मॉडर्निज्म। ठीक है, लेकिन आप जो वेस्ट का जो कल्चर है उसको एज इट इज़ अगर कॉपी कर रहे हो तो वो है वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, उनके कल्चर को अपने यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उनकी फूड हैबिट्स, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, ये सब, तो ये वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है। तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ कि वो वेस्ट का इम्पैक्ट था, उनके एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट था कि हमारी जो कल्चरल वैल्यूज थी उनको बैकवर्ड माना गया। वो लोग डिस्कनेक्ट हो गए अपने खुद के कल्चर से जब उन्होंने नई नई एजुकेशन ली, सो कॉल्ड इंग्लिश एजुकेशन ली। ओके, तो चलिए उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे रीशेप किया उसने। ठीक है, और वो रीशेपिंग जो हुई उसने जो इम्पीरियल नीड्स थी उनको कैसे सर्व किया। इम्पीरियल मतलब ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे राज कर रहे थे ना, उनको कैसे सर्व किया। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया की जो सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम था, जो कि इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन था, और प्लस में एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी तो हम आज भी हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी एग्रीकल्चर में ही जो है संलिप्त है, एग्रीकल्चर ही करते हैं बहुत सारे लोग, है ना। उसके बाद जो है उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर ही हो रहा था, इसके अलावा क्राफ्ट थी, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर हम कर ले रहे थे, है ना, तो वो सब था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी थी, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, मैन्युफैक्चर, उस सब को जो है हमें चेंज कर दिया उन्होंने सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले एक देश के रूप में। ब्रिटिशर्स यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल जो है वो लेके जाते थे, और आई एम सो सॉरी, और हमें जो है मजबूर किया उन्होंने ब्रिटिशर्स गुड को खरीदने में। ये हम इकोनॉमिक वाले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो इंडस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ये कैसे हुआ था। आपके यहाँ से सिर्फ कॉटन लेके जाई जा रही थी। पहले हमारे टेक्सटाइल, यहाँ का जो मसलिन था, यहाँ का जो कॉटन था, वो वर्ल्ड फेमस था। यहाँ से लोग कपड़े बना बना के एक्सपोर्ट करते थे, अच्छे खासे पैसे कमाते थे, तो अच्छा ट्रेड होता था हमारा ना, हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वहां पे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इंडिया से जो भी माल जाएगा वो आपको 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसके, है ना। यहाँ पे लोग अपने हाथ से काम करते थे। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मशीनीकरण नहीं हुआ था, है ना, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, ब्रिटिश में वो आ चुकी थी। तो ब्रिटिशर्स जो हैं इंग्लैंड में बड़ी बड़ी मशीनों से मास प्रोडक्शन कर रहे थे। यहाँ पे आप एक एक स्वेटर अगर बुनती हैं आपकी माँ, जो कि हाथ से बुनी जाती है ना, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है आपके, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक 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 स्वेटर बुनने में। तो ऐसे ही, लेकिन वो उसमें सफाई कितनी होती है, उसमें उसका अलग मजा है ना, और इसी चीज की वैल्यू थी। आज जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो आप मार्केट में लेके आते हो, मास प्रोडक्शन मशीनों से कपड़े बनाए जाते हैं। आज भी अगर आप देखोगे, अगर आप साड़ी खरीदने जा रहे हो, तो जो साड़ी आपको हैंडवर्क के साथ, जो सूट, जो कपड़ा आपको हैंडवर्क के साथ मिलेगा वो महंगा होगा, क्योंकि उसमें लोगों की मेहनत गई है। मशीनें जल्दी काम कर देती हैं, मशीनें मास प्रोडक्शन करती हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर देती हैं, है ना। लेकिन जो इंसान अपने हाथों से बुनते हैं, उनका टाइम, मेहनत सब जाता है उसमें ना, तो वो महंगी होती हैं।
तो कुछ पहले ही महंगे थे और फिर उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा लगा के और ज़्यादा महंगे कर दिए। और इससे क्या हुआ कि वो यहाँ से सिर्फ जैसे कॉटन है, कॉटन के हम कपड़े बनाते थे, बेचते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बढ़िया थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि भैया तुम हमें सिर्फ कॉटन दे दो रॉ मटेरियल, जो कि फिनिश्ड गुड अगर है उसके कंपैरिजन में तो सस्ता ही होएगा, है ना। तो यहाँ से कॉटन लेके जाते थे, वहां पे मशीनों से मास प्रोडक्शन करवाते थे और वापस जो है उसको बहुत महंगा करके यहाँ पे वापस लेके आते थे यहाँ की मार्केट में कि इंडिया वालों ये लो, अब ये वाला कपड़ा पहनो, ठीक है। तो ये सब उन्होंने किया, हमारी जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने, इतने भारी भारी टैक्स लगा दिए, प्लस में इतने फेमाइन आ रहे थे। फेमाइन क्यों आ रहे थे? क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो कैश क्रॉप में बिलीव करते थे, है ना। उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए थी कैश क्रॉप, है ना। जो कि पैस इंडिगो हो गई, शुगर केन हो गई, टी हो गई। अब ये खा थोड़ी लेंगे लोग, खा तो फूड क्रॉप पीएंगे, है ना, ग्रेन्स ही खाएंगे, गेहूं ही खाएंगे, चावल ही खाएंगे, है ना। तो ये तो उगाने दे नहीं रहे हैं, वो ये उगा रहे हैं क्योंकि इनसे उनको क्या था, उनको ज्यादा फायदा था, ये ज्यादा बिकती थी। इंडिगो जो है नील, नील की खेती आपने देखा होगा, कपड़े में नील, आज तो नहीं पहले के टाइम में जो है वाइट कपड़े जो होते थे उसमें हल्का सा, कपड़े धुलने के बाद पानी में हल्का सा नील मिलाया जाता था और उसमें डिप करके और फिर मतलब ऐसा लगता था कि हाँ ये रंगत आ गई अलग से कुछ, है ना। तो इसकी खेती करवाया करते थे, कैश क्रॉप, कैश मतलब पैसा, है ना, नाम से कैश क्रॉप है। तो ऐसे बहुत सारी भुखमरी आ गई यहाँ पे, करो ये फूड वाली क्रॉप तो है नहीं, फसलें उग नहीं रही हैं। तो ऐसे बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि वो जो रेलवेज लेके आए थे, वो रेलवे वो लेके आए थे, है ना, लेकिन वो हमारे लिए नहीं थी। आज जो हम रेलवे यूज कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, लेकिन वो हमारे लिए नहीं थी। उनका प्राइमरीली जो मोटिव था वो था रॉ मटेरियल जो है उसको, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ गांव में उगते हैं ना, खेती तो गांव में होती है, दूर दराज शहरों में तो होती नहीं। तो उस कनेक्टिविटी के लिए कि फटाफट इंटीरियर इंडिया अगर ये है, एक सेकेंड, पोर्ट तो यहाँ पे थे, है ना, ये है पोर्ट। पोर्ट मतलब यहाँ से शिप हैं बड़े बड़े, यहाँ से वो लेके जाते थे पोर्टों में भर भर के, है ना। लेकिन खेती कहाँ उग रही है? यहाँ उग रही है खेती, है ना, हार्टलैंड में उग रही है, अंदर अंदर खेत यहाँ पे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए उनको कुछ तो चाहिए था, तो उस कनेक्टिविटी के लिए जो है उन्होंने क्या लेके आए, वो रेलवे लेके आए कि यहाँ का जो भी माल है वो फटाफट से हम भरे, रेल के थ्रू यहाँ लेके आए और फिर बड़े बड़े जहाजों में जो है उस माल को जो है लेके जाएं और अपने वहां पे जाके मास प्रोडक्शन करें। तो प्राइमरीली मोटिव उनका यही था कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको इंटीरियर से लेके और पोर्ट तक लेके जाएं और फिर एक्सपोर्ट कर दें उसको। और फिर ब्रिटिश से जो है, इंग्लैंड से जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेके आए और उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करें थ्रू आउट द इंडिया। मतलब वहां से जो फिनिश्ड गुड लेके आए हैं, यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल लेके गए, वहां पे महंगे महंगे कपड़े बनवाए, महंगे नहीं बनवाए था तो वो चीप ही मास प्रोडक्शन करा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके बेच रहे थे उसको महंगे दामों में, ठीक है। तो ये उस टाइम की आप देख सकते हो स्टीम लोकोमोटिव मद्रास रेलवे है ये, 1860s में वर्किंग थे। स्टीम स्टीम ट्रेन आपने देखी हो, मूवीज में ही देखी होंगी अब तो। चलो, और इसके अलावा पहला तो हमने देख लिया कि भैया वो अपना जो रॉ मटेरियल है उसको जल्दी जल्दी से लेके जाने के लिए उन्होंने जो है रेलवेज बनवाई थी। पहला प्राइमरी मोटिव तो वो हो गया। दूसरा क्या था कि भैया अगर कहीं पे कोई डिस्टरबेंस हो भी जाए या फिर कोई रिबेलियन हो जाए या कोई वॉर हो जाए तो फटाफट से जो आर्मीज हैं उनको उनके कैंटनमेंट एरिया से वहां पे ले जाया जा सके जहाँ पे उनको जो रिबेलियन है या जो वॉर है वो हो रहा है, ठीक है। दूसरा मोटिव इनका ये था। और इससे हमें पता लगता है कि इंडिया में जो रेलवे बनी थी वो एक गिफ्ट नहीं था, इट वॉजेंट ए गिफ्ट कॉलोनियल रूलर्स की तरफ से इंडिया को। लेकिन ये भी जो है, एक तो वो क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमें, है ना। और वो एक्सप्लॉइट भी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि रेलवे अपने पैसे से बनाया हो,
इन्होंने हमारा ही इंडियन ने जो टैक्स रेवेन्यू पे किया था उसी से जो भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो बना था। जैसे आज हम कर रहे हैं, आज हम टैक्स पे कर रहे हैं ना कि भाई हमें रोड दो, हमें एजुकेशन दो, हमें हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम वही था। वो अपने वहां से पैसे लाके उन्होंने कोई रेलवे नहीं बनाया था, हमारे खुद के पैसे उन्होंने लिए थे, लूटे थे, और हमारे जो टैक्स में पैसे जा रहे थे उसी से उन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपका टेलीग्राफ था या फिर रेलवे नेटवर्क था, जो भी था वो बनाया था। ठीक है। और ये सब अभी किसके लिए था? जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट था उनको सर्व करने के लिए था। ठीक है। और इनफैक्ट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो था ही, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो थी उसकी, कि भैया आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, ब्रिटिशर्स जो थे, जो वहाँ के ऑफिशियल थे, उनका जो लेविस लाइफस्टाइल है वो सब जो है हमारे यहीं से जो है उसको फिनेंस किया जाता था। ठीक है। उनकी तनख्वाह भी हम ही देते थे। वो हमारे यहाँ पे आए ट्रेडर्स के रूप में, उसके बाद रूलर बन गए, और रूलर बन के जो है हमें खूब लूटा खसोटा उन्होंने, और उनकी तनख्वाह तक भी हमने ही पे की। ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ लेते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। चलो, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे रेजिस्टेंस आए, हमें जब समझ में आने लग गया कि भैया ये तो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। हमारा जो भी हमारा वेल्थ है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो ब्रिटिशर्स ने लूट खाए हैं, है ना। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पता है क्या बोला था? उन्होंने बोला था द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना सारा पैसा था, नेचुरल रिसोर्सेज थे, तो वो ज्वेल बोलते थे कि ब्रिटिश क्राउन का ज्वेल जो है वो क्या है? इंडिया है। ठीक है। और वो चाहते थे कि इंडिया फॉर एवर, हमेशा के लिए ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन के रहे। और बोला जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक उन्होंने सब जगह जो कॉलोनीज बना रखी थी, इसीलिए। ठीक है। चलिए, तो ये मैप आप जो देख रहे हो, इस मैप में जो भी ये ऑरेंज और रेडिश जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सारी टेरिटरीज जो हैं, ये ऑरेंज और रेडिश जो टेरिटरीज हैं, ये सारी आपकी जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। इसके अलावा जो ये येलो वाली है, जैसे राजपूत हो गए, यहाँ पे नेपाल है, ये सब जो है हैदराबाद, हैदराबाद के निज़ाम अपना अलग कर रहे थे, मैसूर जो है टीपू सुल्तान, और वो सब। जो येलो वाला पार्ट है वो क्या थे? वो प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये यहाँ से लेके ये ऑरेंज रेडिश जो पार्ट है, ये सारा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है रिबेलियन हुई, बहुत सारे अलग अलग सोसाइटी के जो सेक्शन थे उनको समझ में आ गया था भैया ये क्या कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं आ रही इनकी बातें। तो क्या था कि भैया जो आपके ट्राइबल पीपल थे उन्होंने रिबेल किया, जो आपके फार्मर्स थे, पीजेंट आप जिनको बोलते हैं, उन्होंने रिबेल किया। इसके अलावा आपके जो सिपोए थे, सोल्जर्स थे, मिलिट्री में जो लोग थे, उन्होंने रिबेल किया ना, अलग अलग। और फिर सोशल रिफॉर्म करने का जब इन्होंने ट्राई किया तो एक अच्छा खासा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से रिबेल कर रहा था। ठीक है। तो अब हम वो रिबेल देखते हैं क्या क्या थे। सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं कि अर्लीस्ट टाइम का जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट था, वो हम बोलते हैं सन्यासी फकीर रिबेलियन। तो ये आपका 1770 जो था, उस टाइम पे टेरिबल फेमाइन आई थी बंगाल के अंदर। और जैसे कि आप नाम से जानते, सन्यासी और फकीर, सन्यासी जो हैं, जो हिंदू सन्यासी बाबा हम बोलते हैं ना, और फकीर जो मुस्लिम के जो बाबा लोग थे उनको बोला जाता है। तो उन्होंने मिलके जो है इस फेमाइन को देखते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्या किया था? आंदोलन किया था, रिबेल किया था, विद्रोह किया था। ठीक है। और हालांकि उन्होंने वो सप्रेस करते रहे उसको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पिछले अगले 30 साल तक, 1770 से लेके और अगले 30 साल तक, यानी कि 1800 तक वो जो है लड़ते रहे, बार 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 बार। और अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने
इन बाबाओं को क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, बैंडिट्स, बैंडिट्स डाकू बोलना स्टार्ट कर दिया, और कुछ को मार भी दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया उनको, ठीक है। बाद में जो ये रिबेलियन हुआ था आई एम सॉरी, ये जो रिबेलियन हुआ था इसके बारे में एक नोवेल लिखा गया था 1882 में। वैसे तो मतलब 100 साल के बाद है, इसकी लाइक फैक्ट्स का नहीं पता ये सही है गलत है, लेकिन 100 साल के बाद एक नोवेल लिखा गया जिसका नाम था आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उसके बारे में उस बुक के अंदर, उस नोवेल के अंदर जो है इस जो रिबेलियन है सन्यासी फकीर के बारे में लिखा गया, और वहीं से हमें पता लगता है कि ऐसा कोई विद्रोह हुआ था उस टाइम पे। और आनंद मठ के अंदर ही एक सॉन्ग लिखा हुआ है वंदे मातरम, और जो कि आज हमारा नेशनल सॉन्ग है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ये नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, ये हमने कब अडॉप्ट किया था, कब हमने इसको नेशनल सॉन्ग बनाया था, और कब इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था, किसी भी कांग्रेस सेशन में गाया गया था या किसके द्वारा गाया गया था, ये सब आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम देखते हैं ट्राइबल। ट्राइबल मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है, आदिवासी लोग। तो वो ब्रिटिशर्स जो थे, हमारा जो प्लेन एरिया था उसको तो उन्होंने खूब एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे वो, है ना। अब वो पहुंच गए थे फॉरेस्ट में भी, हिल्स में भी, पहाड़ों पे, जंगलों में, सब उनको लूट के खाना था। तो अ, अब पहाड़ों में, जंगलों में भी उनको अपना कानून चलाना था। तो उनका जो ट्रेडिशनल वे था आदिवासी लोगों का, उनको वो प्रिमिटिव बोलते थे ब्रिटिशर्स उनको, है ना, आदिवासी। तो अब उनका जो ट्रेडिशनल वे था वो अपने हिसाब से रहते हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं मेन स्ट्रीम से आज भी अलग है ना वो, तो उनके अपने खुद के अपने ट्रेडिशन होता है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। अब जब अंग्रेज वहां पे पहुंच गए हैं कि भैया हमें जो है जंगलों में जाना है, जंगलों में जो भी पैदा हो रहा है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस है, उसको हमें जो है अपने अंडर लेना है, और जो फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने की चाह में थे वो, कि हम यहाँ पे भी अपने तरीके से कुछ कुछ उगाएंगे, और फिर हम उसको बेचेंगे और हमें और पैसा मिलेगा। कैश टैक्स जो है वो वहाँ पे इम्पोज करने लगे कि अच्छा तुम हमें ज़मीन नहीं दे रहे हो तो इतना टैक्स तुम्हें पे करना पड़ेगा। वो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो खेती नहीं करते हैं, वो जो वहाँ पे जो उगता है उसी को इकट्ठा करते हैं, खाते हैं। तो वो अपना एक अलग तरीके से ट्रेडिशनल वे में रह रहे थे वहाँ पे। लेकिन जब वहाँ पे भी टैक्स जो वो इम्पोज कर दिए गए, तो अब वो पैसे भरने के लिए कहीं से तो पैसे मांग के लेके आते, फिर वो डेट ट्रैप में जो है फंस जाते थे। अब उनकी अपनी ट्राइबल काउंसिल्स होती थी, है ना, लेकिन उनको चेंज कर दिया है कि तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा होगा वहाँ पे। ब्रिटिश का जो लीगल सिस्टम था वो इम्पोज कर दिया वहाँ पे, और वहाँ पे मिशनरीज भेजने लग गए वो क्रिश्चियनिटी को क्या करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। क्या बोला उनको, उन्होंने प्रिमिटिव बोला कि ये आदिवासी हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, इनको सिविलाइजेशन का पार्ट सिखाना है, हमें सिविलाइज करना है। तो उसके लिए वो क्रिश्चियनिटी मिशनरीज वहाँ पे चलाने लगे, क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आई थी। तभी आप देखते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न का कुछ जो पोर्शन है वो क्रिश्चियन मिलेगा आपको, ठीक है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और कॉलोनियल जो लॉ थे, उन्होंने ट्राइबल जो कम्युनिटी थे, जैसे आज भी हम देखते हैं, मुंडा ट्राइब देखते हैं, कोल ट्राइब देखते हैं, भील ट्राइब देखते हैं, है ना, अलग अलग नाम है इनके। छोटे छोटे पहाड़ों में, जो जंगलों में जो होता है कि छोटे छोटे दायरे में ही एक ग्रुप ऑफ पीपल रह रहा होता है, उनका अपना खुद का एक नाम है, एक टेरिटरी है, वो वहीं तक है ना। तो ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी जो हैं, उन्होंने अलग अलग नाम दिया उनको ब्रिटिशर्स ने, और फिर उनको जो है क्रिमिनल ट्राइब बोल दिया, जिन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी उनको क्रिमिनल ट्राइब बोल दिया। और उनको फिर हार्श कंडीशंस दी, फॉर डिकेड्स वो ये सब झेलते रहे, ठीक है। अब इन्हीं जंगलों में से, इन्हीं ट्राइबल लोगों में से एक ग्रुप निकल के आया, कोल। कोल एक ट्राइब का नाम है, ठीक है, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, ये आपका हार्टलैंड ऑफ मिनरल्स है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, और ये मिनरल्स किसको चाहिए थे, अंग्रेजों को चाहिए थे, ठीक है। आज ये झारखंड में आता है। तो कोल ट्राइब जो है आज का जो झारखंड है वहां पे थी 31-32 में।
इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स जो है लेके आए लैंड पॉलिसीज, और उन्होंने बोला कि ये जो कोल पीपल हैं, जो ये ट्राइबल लोग हैं, इनको यहाँ से भगाओ, ये कुछ पैसे वैसे तो कमा के हमें दे नहीं रहे हैं, और इनकी जो जमीनें हैं वो आउटसाइडर्स को दे दो, जिन लोगों को खेती करनी आती है उनको दे दो। अब इनको बड़ा गुस्सा आया कि भैया ये क्या बात है, हमारी जगह है, हम यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, हम अपने हिसाब से यहाँ पे रह रहे हैं, और ये बाहर वाले लोगों को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लोग इकट्ठा हुए, ट्राइबल पीपल जो हैं वो इकट्ठा हुए, और उन्होंने अपराइजिंग कर दी, ठीक है। और कोल ट्राइब्स में आपके मुंडाज, ओरानाउज, ये सब इकट्ठे हो गए, कोल ट्राइब्स के अंडर ही आते हैं, है ना, सब सेक्ट होंगे इसके। अब इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया अपनी जमीन के लिए, और ये लड़ते रहे जब तक ब्रिटिशर्स ने इनको हरा नहीं दिया, अच्छे तरीके से मार देते थे वो, मतलब बहुत ब्रूटली मारते थे। इसके अलावा एक संथाल रिबेलियन भी हुआ था 1855 से लेके और 56 तक, ये भी झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ट्राइबल लोग आज भी आपको जो है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, है ना, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पे जंगल है, प्लेट्यूज हैं, उन जंगलों में लोग रहते हैं। तो संथाल रिबेलियन है, ये दो भाइयों ने शुरू किया था, जिसका नाम है सिद्धू और कानू मुर्मू। मुर्मू, मुर्मू सरनेम, कौन है मुर्मू सरनेम से, कौन बिलोंग करता है, बताना जरा। तो यहाँ पे भी क्या था कि मनी लैंडर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो मतलब इनको परेशान कर रहे थे, पैसे दे देते इनको कि हाँ चलो ये करो, क्रॉप उगाओ, ऐसे करो, फिर ये पैसे ले लेते, और फिर इनसे अगर उग नहीं पाता तो फिर इन डेट ट्रैप में ये फंस जाते थे, बेसिकली इनको एक्सप्लॉइट करता था हर कोई। तो फिर अगर नहीं उगा पा रही हैं, उस प्रकार का टैक्स अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकी ज़मीन को छीन लिया जाता था और किसी और को दे दिया जाता था। अब इनको गुस्सा आया, तो इन्होंने बोला कि ये भैया हमारी ज़मीन है, हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है, हमारे पूर्वज यहीं रहते थे, हम नहीं दे रहे, ठीक है। और ये जो मनी लैंडर्स थे, लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिशर के सपोर्ट से जो है ये इनकी ज़मीनें छीन रहे थे, तो इसके खिलाफ जो ये संथाल जो हैं ये रिबेल करते हैं। और इनका क्या था, इन्होंने बोला था कि भैया वी विल फाइट टू द लास्ट ऑफ आवर ब्लड, कि हम मतलब आखिरी कतरे तक, खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स किसकी सुन रहे थे, उनको तो आपके खून की पड़ी नहीं थी, उनको चाहिए आपका खून था, है ना। तो इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ जो संथाल्स थे उनको मार दिया, उनके गांव को जला दिया, है ना। और इवेंचुअली जो लीडर्स थे उनको मार दिया, और फिर जो है रजिस्ट नहीं कर पाए वो। इन बेचारों के पास तीर भाले हैं, वो गोलियों से इनको भून दे रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन कम है ना। उसके बाद पीजेंट जो हैं, पीजेंट्स के भी जो हैं अपराइजिंग्स हुई, इनको भी एक्सप्लॉइट, कोई ऐसा सेक्शन नहीं था सोसाइटी का जिसको ब्रिटिशर जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे। ट्राइबल्स के अलावा पीजेंट्स को भी यही था, भैया फेमाइन है या नहीं है, फेमाइन है तो मतलब कतई मरने वाली हालत है, अदरवाइज ऑल्सो मतलब अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। अगर उतना टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी ज़मीन को छीन के किसी और को दे दिया जाता है कि तुम इतना उगाओ और इतना टैक्स हमें दो। तो इसी में जो है एक इंडिगो रिवोल्ट होता है 1859 1862। 1860 में क्या हुआ था ये आप हमें बताएंगे। चलें, तो यूरोपियंस जो हैं, क्या था ये इंडिगो रिवोल्ट, क्या था कि भैया नील, इंडिगो अभी मैंने आपको बताया था ना, नील की खेती करवाते थे वो, ब्लू कलर की एक डाई होती थी वो, उस टाइम पे इंडिगो डाई उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी ये, ठीक है, इसकी बहुत डिमांड थी यूरोप के अंदर। तो अब जो यूरोपियंस थे वो फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि भैया तुम ये फूड क्रॉप जो है उसको अबेंडन करो, उनको बंद करो उगाना, वो जो अपना राइस की खेती कर रहे थे, चावल उगा रहे थे, गेहूं, है ना, ये सब उगा रहे थे, जो भी खाने का सामान था उसको बोला तुम ये बंद करो, और तुम फसलें उगाओ, इंडिगो की, नील की खेती करो, क्योंकि आ, उनको वो बेचनी थी, यूरोप में उसकी डिमांड थी, है ना। जबरदस्ती जमीन किसी की है और जबरदस्ती तानाशाही किसी की चल रही है, अब उनको जबरदस्ती जो है नील उगवाया जा रहा है, बेचारे अब करें क्या। और ये पीजेंट्स जो थे वो उगा रहे थे, लेकिन फायदा किसको हो रहा था, ट्रेडर्स को, प्लांटर्स को। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना फायदा शेयर भी नहीं करते थे पीजेंट्स। पीजेंट्स क्या होते हैं, जो जमीन पे एक्चुअली काम कर रहे होते हैं ना,
तो बहुत मीडिएटर होते थे बीच में। ये ब्रिटिशर ऑफिशियल है, इसने बोला कि भैया ये ज़मीन है, किसी की भी हो सकती है ज़मीन। पहले तो किसी पीजन की, एक आदमी की ज़मीन है, इसके पास पैसा ही नहीं है, खाद कहाँ से लेके आएगा, वो क्या बोलते हैं, सीड कहाँ से लेके आएगा, इरिगेशन का कुछ नहीं है ना। तो अब ये जाएगा लैंडलॉर्ड के पास कि भैया मेरे को पैसे दे दो प्लीज़, मेरे को ये करना है, मेरे जब फसल कट जाएगी तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, कि हाँ ठीक है। फिर वो इंटरेस्ट के भारी भारी इंटरेस्ट इन पे लगाते, पैसे देते। अगर फसल उग गई तो बहुत छोटा सा पोर्शन ही रखता था, बाकी ये ले जाता था कि इतना तो रेंट हो गया, अब ये दे। फिर ये इसको देता था, है ना। तो इसके पास तो बेर मिनिमम रहता था कि ये खाने का इनका कुछ हो जाए, और अगर फसल खराब होगी तो ये भी नहीं। और ये इससे जो पैसा लेके आए ये तो इसको देना ही है। तो इनके बेसिकली हैंड टू माउथ माउथ थे ये, मतलब कोई जुगाड़ नहीं था बेचारों का, है ना, मरते ही थे ये। डेट स्लेवरी करते थे ये, है ना। इतना इस पे इंटरेस्ट लगा लगा के इसको बेचारे को दबा दिया है कि अब वो बिल्कुल इसका नौकरी बन गया, स्लेव बन गया है, ठीक है। और जो भी मना करता था इंडिगो उगाने के लिए उसको जेल में भेज दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो क्या ही होगी, बेचारे छोटे छोटे घरों में रहते थे, उनको तोड़ दिया जाता था, है ना। और ये अपराइजिंग जो है ये डायरेक्टली तो प्लांटर्स के अगेंस्ट हुई थी, जो इनको बोल रहे थे कि तुम ये उगाओ, जो हमारे यहाँ के लोग थे, है ना, तो उनके खिलाफ हुई थी। और ये जो इंडिगो जो रिवोल्ट हुआ था, इसको जो है आपके जो पढ़े लिखे बंगाली थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था कि भैया ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो, है ना। और इवेंचुअली जो ब्रिटिशर्स अथॉरिटी थी उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया, ये वर्स्ट टाइप ऑफ अब्यूज जो वो कर रहे थे उसको लेके, ठीक है। ये आपके थे पीजेंट की रिवोल्ट। देखो वैसे तो बहुत सारे हैं, आपके मोपला रिवोल्ट भी होता है, आपका चंपारण भी होता है, आपका खेड़ा भी होता है ना, लेकिन वो बाद में आते जाएंगे। चलिए अब है 1857 का रिवोल्ट, हम देखते हैं। 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया है इसको, है ना। तो इसको सिपोई मूटनी बोला, किसने बोला, ब्रिटिशर्स ने, सिपोए मिठिनी। इसका क्या मतलब था कि जो वहाँ पे जो सैनिक थे भैया उनकी वो थी ये, उन्होंने किया था ये, है ना। एज सच कोई इंडियंस का कुछ नहीं था। लेकिन जो हिस्टोरियंस है वो ये बोलते कि नहीं भैया सिपोई म्यूटिनी नहीं थी ये, जस्ट ये ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 था। इट वाज अ कलेक्टिव रिबेलियन ऑफ इंडियन सोसाइटी टुवर्ड्स ब्रिटिश राज, ठीक है। तो इसमें अब क्या था, ये आपकी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आप आई एम श्योर आपने एक सेकंड, मंगल पांडे का नाम सुना होगा, लेकिन उससे पहले ये बोल रहे हैं वेलोर म्यूटिनी भी एक हुई थी, है ना। उससे कंपैरिजन करते हुए ब्रिटिशर्स ने इनको बोला था, क्योंकि ये स्टार्ट मंगल पांडे से हुई थी जो कि एक सिपोए थे, सिपाही थे ब्रिटिश मिलिट्री में, इसलिए इसको जो ब्रिटिशर्स थे वो सिपोए म्यूटिनी बोल रहे थे। वेलोर म्यूटिनी भी हुई थी एक 1806 में, आज का जो तमिलनाडु है वहां पे। तो इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने बोल दिया भैया ये जो तुम अपने तिलक विलक लगा के आते हो, ये अपने ताबीज बांधते हो, ये सब बंद करो। मतलब हमारे सिपाही अगर तुम्हें बनना है, यूनिफॉर्म में अगर रहना है, तो ये सब बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब उनको बहुत बुरा लगा कि भैया एक तो हम अपने गाँव से इतने दूर रह रहे हैं, पहली चीज़ तो तुम हमें मजबूर कर रहे हो यहाँ आने के लिए, इतना भारी भरकम जो टैक्स, क्योंकि कौन थे ये सब, पीजेंट्स के ही बच्चे थे, कौन थे यहाँ पे। अंग्रेजों ने इतना लूट लिया था, इतना असहाय बना दिया था पॉपुलेशन को, कि वो ना चाहते हुए भी यहाँ पे जो है इनकी फौज में भर्ती होने के लिए मजबूर थे, ना चाहते हुए भी, है ना। क्योंकि पैसा खाने को कहाँ से आएगा अदरवाइज, जमीन पे तो ये टैक्स इतना ज्यादा ले रहे थे, है ना। जो सैलरी दे रहे थे उसी से घर का गुजारा हो रहा था। अब भैया तुम सारे एग्रीकल्चरल फैमिली से ही आते थे, है ना। आज भी 60% ऑफ द इंडिया इज फ्रॉम एग्रीकल्चरल फैमिली ओनली। और सर्विस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी गई गुजरी है, वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, बहुत कम एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर आप देखोगे तो ये सब एग्रीकल्चरल जो फैमिलीज हैं वहीं से आते थे ये लोग। और फिर अब ये बोल रहे हैं कि तुम रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं तुम उनको अपने हटाओ, ये तुम नहीं कर पाओगे, तो इनको गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने यहाँ पे म्यूटनी की थी, ठीक है। इनके अगेंस्ट जो है हथियार उठा लिए थे
विल्लोर में, मतलब विल्लोर में जो सिपाही थे, हमारे इंडियन सिपाही थे, जो कि ब्रिटिशर्स की ही फोर्सेस में थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही अपने ऑफिसर जो थे उनके अगेंस्ट जो हथियार उठा लिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1857 के बारे में। 1857 जो है, इसमें आपके मंगल पांडे नाम के एक सिपाही होते थे, और बैरकपुर आज का जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे, यहाँ पे भी जो है रिलीजियस एंगल आया था कि आप जो भी राइफल की जो कार्ट्रेज है, जो वो ऐसे मुंह से छील के उनको डालनी पड़ती थी, तो उसको बोला गया कि उसमें जो है जो ग्रीस लगा हुआ है वो काऊ और पिग का फैट है। अब ये रिलीजियस इशू हो गया, तो यहाँ पे इनको गुस्सा आ गया कि ये क्या कर रहे हो, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो मंगल पांडे ने जो अपने ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक कर दिया, और उसके बाद जो मंगल पांडे हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी तोड़ दी गई थी उनको। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट ये यहाँ से हुआ था, लेकिन फिर मेरठ में भी हम देखते हैं, मेरठ में जो है फुल फ्लेजेड, मेरठ से फुल फ्लेजेड 1857 की जो है शुरुआत होती है, मेरठ जो कि यूपी में है। तो उस टाइम पे जो है बहादुर शाह जफर ये मुगल एम्परर थे, लेकिन नाम के थे सिर्फ। ठीक है, बड़े थे इसलिए इनको जो है लीडर बना दिया गया। पॉलिटिकली तो इनके पावर कोई पावर थी नहीं इनके पास, पॉलिटिकली पावरलेस थे ये। ठीक है, तो इनको बस नाम के लिए एज ए सिंबल, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि मुगल रूलर जो है वो ही हम पे राज कर रहे थे, एम्परर जो है वो मुगल से थे। हमने देखा था ना, बाबर से स्टार्ट हुआ था और इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक जो है इंडिया पे रूल किया। तो वो एक नोशन था लोगों के माइंड में कि हाँ ये मुगल एम्परर हैं, तो ये हमारे जो है सिंबल बन सकते हैं, हमारे लीडर बन सकते हैं। तो इनको लीडर बना दिया गया, लेकिन मिलिट्री डिसीजन जो थे वो आपके कमांडर ही ले रहे थे, जो आपके सेना को हेड कर रहे थे। ठीक है, और ये जो मीटिंग थी आपके नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में पहुंच गई थी। आप कानपुर में देखेंगे, लखनऊ में देखेंगे, झांसी में हालांकि ये एक भावना से नहीं था। झांसी का राज्य छीन लिया था, लखनऊ का राज्य छीन लिया था, कानपुर का आप देखें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी का वो छीन लिया गया था कि आपके पास अगर आपका खुद का बच्चा नहीं है तो आपका जो साम्राज्य है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। इससे पहले आपके वो सब्सिडरी अलायंस हो रहा था, है ना, ये सब हो रहा था। तो इन सब के अपने अपने कोज थे, इट वाजंट लाइक एक चीज के लिए लड़ रहे थे ये। हाँ, एक दुश्मन इनका सेम था ब्रिटिशर्स, लेकिन इनके रीजन जो है वो अपने थे। ठीक है, तो ये ऐसे कर रहे थे। इनका कोर्स जो वो था कि इनका राज्य छीन लिया गया था। अब कानपुर, ये एक मैं आपको टेबल भी कराऊंगी, कानपुर में नाना साहेब थे। ये आपके क्वेश्चन आता ही आता है, आपको इतनी बार ये पेपर में देखने को मिल जाएगा कि 1857 में कहाँ से कौन लड़ रहा था। जैसे झांसी से लक्ष्मी रानी लड़ रही थी ना, नाना साहेब कानपुर से थे, कुंवर साहब जो है बिहार से थे। तो ये आप करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और लेकिन इसको दबा दिया गया इवेंचुअली, है ना। अलग अलग जगह पे लोगों ने लड़ाई की, लेकिन फिर बाद में हार गए, और ब्रिटिशर्स ने सितंबर 1857 में जो है दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था। और ब्रिटिशर वो इतने ब्रूटल थे कि घर घर जाके वो मैसेकर कर रहे थे। दे बर्न विलेजेस, डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, काउंटलेस डेथ हुई इस रिबेलियन को दबाने के लिए। जितने भी रिबेल तो मार दिया गया, मतलब कोई किसी ने किया है कुछ गलत नहीं किया है, सबको मार दिया गया। ठीक है, गांव के गांव जला दिए गए, फसलें जला दी गई। तो अब देखो लोगों का क्या हाल हुआ होगा, कितनी भूखमरी उन्होंने कैसी सिचुएशन जो है क्रिएट कर दी होगी। ग्रेट रिबेलियन हम जो बोल रहे हैं 1815 का क्रांति 1857 की, वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि यूनिफाइड कमांड नहीं थी और कोई स्ट्रेटजी नहीं थी ऐसा, सब अपने अपने कोज के लिए लड़ रहे थे। हालांकि हीरोइक लीडर्स थे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, हम आज भी उनको याद करते हैं ना। लेकिन एक एक स्ट्रेटजी नहीं थी कि हम आगे क्या करेंगे। बस ये था कि हाँ यहाँ बस एक फौलाद थी, आग थी लड़ने की, तो वो लड़ ली और ख़त्म हो गई, स्वाहा हो गए, है ना। ना कोई स्ट्रेटजी थी, ना कोई यूनिफाइड कमांड थे कि एक बड़े लेवल पे कैसे करना है हमें। छोटे छोटे तबकों में छोटे छोटे लीडर्स बने हुए थे, और ये अपराइजिंग फेल हो गई यहाँ से। वैसे तो फेल हो गई है, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया।
लोगों को समझ में आ गया कि भैया हमें ये फॉरेन डोमिनेशन जो है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है। इनका घिनौना चेहरा लोगों के सामने आ चुका था। और 1857 में ये रिवोल्ट होने के बाद अब ब्रिटिशर्स जो वहाँ पार्लियामेंट में लोग बैठे थे वहाँ तक आवाज़ गई, है ना, कि ऐसा भी कुछ हुआ है। इस लेवल पे हुई थी ये। तो 1858 में जो है, अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC, वही रूल कर रही थी, है ना। लेकिन 1858 में जो है वहाँ का जो ब्रिटिश क्राउन था, जो महारानी थी, डायरेक्ट उनके अंडर में जो है उन्होंने इंडिया का जो साम्राज्य है वो ले लिया था, और ब्रिटिश राज यहाँ से ऑफिशियली जो है एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है। और ये 1857 क्योंकि आर्मी मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, और बहुत सारे लोग जो हैं फिर इसमें जुड़ गए थे, जिसमें आपके सिपाही भी थे। तो अब उन्होंने देखा कि वेल्लोर म्यूटनी भी हो रही है, अभी सिपोई सिपोई म्यूटनी बोल रहे थे वो 1857 की। तो उन्होंने जो भी आर्मी में जो लोग थे उनको जो है अलग तरीके से लेने स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो मतलब ऐसे भर ले रहे थे, हाँ भैया आ जाओ हमें ज़रूरत है ना। उसके बाद इन्होंने ऐसे बोल दिया कि भैया जैसे यूपी से लोग लेते थे, पॉपुलेशन यहीं पे है ना, प्लेन्स है, गंगा यमुना प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र है, फिर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यही है, नदियों के किनारे होती है। तो यहीं से लोगों को भर्ती किया जाता था। लेकिन उन्होंने अब क्या किया, यहाँ के लोगों को कम कर दिया। अगर 100 लोग हैं तो यहाँ के सिर्फ 20 लोग होंगे बस, बाकी 80 लोग कहाँ के होंगे, अलग अलग जगह के, है ना। क्योंकि वो एक दूसरे से को आज भी तो ऐसे ही किया जाता है कि अगर यहाँ पे आप किसी भी जेल की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के जो सिपाही होते हैं, जो जेलर होते हैं, या अ, उसकी देख रेख के लिए रखे जाते हैं, वो अलग लैंग्वेज के, जैसे साउथ इंडियंस को यहाँ पे ले आएंगे अगर करप्शन होने का या ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम था, है ना। ये हमने बहुत सुना है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। तो वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, खैर देख लेते हैं। इसके अलावा बेगम हजरत महल ऑफ अवध थी। अवध को मिस गवर्नेंस के नाम दे के जो है हड़प लिया गया था। तो ये भी अपने बेटे के साथ जो है खूब लड़ी थी उनसे। अब जो है लोगों को समझ में आ गया था कि ये जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें सिस्टमेटिकली वे में, ये हम मतलब बहुत हो चुका है। इंडिया इंडियंस जो है वो सफ़र कर रहे थे, अब्यूज़, एक्सप्लॉइटेशन, वायलेंस, अपरूटिंग, सब जो है बहुत धड़ल्ले से। ब्रिटिशर्स जो हैं उनका कोई इमोशनल कनेक्ट था ही नहीं, वो यहाँ पे सिर्फ लूटने आए थे और लूट ही रहे थे। ठीक है। ये सब वो कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा उनके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। लेकिन जैसे कि वो यहाँ पे लूटने आए थे, है ना, लेकिन जो ट्रेड रूट्स वो जो बना रहे थे या जो उन्होंने एस्टेब्लिश किए पहले भी थे, ये ओपनड, रीओपनड। रीओपनड का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमारी हिस्ट्री में इंडिया नाम की चीज़ थी नहीं और हम फॉरेन ट्रेड करते ही नहीं थे। हमने देखा है मौर्य साम्राज्य कितना अच्छा फॉरेन ट्रेड कर रहा था, हमने गुप्ता काल में देखा है, शाकाज को देखा है ना। और साउथ में चोला चेरा पांडे जो थे वो हमने देखा है कि फॉरेन ट्रेड कर रहे थे। तो इट रीओपनड, क्योंकि हमने देखा था ना, एक एक बड़ा सा साम्राज्य बनता है, उसके बाद फिर डिमोलिश हो जाता है, फिर साम्राज्य बनता है, फिर डिमोलिश हो जाता है। तो डिमोलिश वाले पीरियड में आए थे सब, छोटे छोटे जो साम्राज्य थे वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी तो इनको मौका मिला यहाँ पे आके रूल करने का। तो ये छोटे छोटे जो साम्राज्य थे ये अपने तक ही सीमित रह गए थे। लेकिन जैसे ही फिर हमें पता लगा, पता क्या लगा मतलब, फिर इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, ट्रेड रूट्स जो ये अपना रहे थे, तो ये रीओपन कर दिया। इंडिया नाम की कोई चीज़ भी है, कोई देश भी है, वर्ल्ड में ये चीज़ आ गई, और इंडिया को वर्ल्ड से और वर्ल्ड को इंडिया से ओपन कर दिया, रीओपन कर दिया। ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे, जो भी थे, ये बहुत सिस्टमेटिक वे में डॉक्यूमेंटिंग करते थे, है ना। आज हमने वहाँ पे जो है अपना झंडा गाड़ दिया है, वहाँ को उस एरिया को कब्जे में कर लिया है, तो ज्योग्राफिकली भी ये जो है बहुत अच्छे तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इन्होंने मैप कर लिया था। इनका जो रीजन है वो अलग थे, है ना, लेकिन इवेंचुअली हमें फ़ायदा हो गया उस चीज़ से।
और इन्होंने जो है एक लिस्ट बनाई एथनिक ग्रुप्स की, डाइवर्स जो पॉपुलेशन है हमारी। वैसे तो छोटे छोटे एरिया में रह रहे थे, ये राजपूत हैं भाई, यहाँ पे अवध चल रहा है ना, यहाँ पे अपना हैदराबाद चल रहा है, यहाँ पे बंगाल का कुछ चल रहा है ना, ये सब था, छोटे छोटे थे। लेकिन जैसे ही कनेक्टिविटी आई, रेलवे बन गई, लोगों ने भी तो, आम जनता ने भी तो ट्रैवल करना स्टार्ट किया। और हमें पता ही नहीं था यहाँ पे एक प्रकार के लोग हैं, उनका कल्चर एक प्रकार का है, यहाँ पे अलग है। तो लेकिन उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें लिखने स्टार्ट कर दी, एक लिस्ट बनाई कि इस टाइप के एथनिक ग्रुप्स हैं, ट्राइबल लोग, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं। हालांकि वो फ्लॉड थी, अनसाइंटिफिक थी, और रेशियल रेसिज्म को वो मानते थे, है ना। क्या बोलते थे वो बोलते थे वाइट्स मैन बर्डन, तो वो सब भी वो करते थे। लेकिन ठीक है, हमें एनी हाउ हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला उससे। इसके अलावा उन्होंने जो भी मोन्यूमेंट्स थे उनको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया, आर्ट और आर्किटेक्चर उसको। हालांकि कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने जो रूइंड इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा, जो पहले राजे रजवाड़ों ने बनाया था, उसको रिस्टोर करना स्टार्ट किया। और उन्होंने एक आर्कियोलॉजी का एक सब्जेक्ट भी बनाया जो यहाँ पे नहीं था पहले, है ना। तो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी खोला गया। और इस प्रोसेस में जो है उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ स्टैच्यूज जो थे, पेंटिंग जो थी, ज्वेलरी, मैन्युस्क्रिप्ट, कल्चरल आर्टिफैक्ट जो इतने चुरा लिए, सब चुरा चुरा के यूरोप में ले गए वो, है ना। और वहाँ पे म्यूजियम्स में रख लिया, या फिर किसी ने तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही बना लिया उसको। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चोर के ले गई हैं। कुछ हमें फ़ायदा भी हुआ है, हमें डॉक्यूमेंटेशन मिली है, वननेस की फीलिंग, जो हमें पता लगा कि एक एनिमी है हमारा ब्रिटिशर्स, कनेक्टिविटी आ गई थी। तो वो कर अपने लिए रहे थे, लेकिन फ़ायदा समहाउ हमें भी हो ही गया इन सब से, ठीक है। हालांकि मतलब क्योंकि वो अपने लिए वो सब चीज़ें इकट्ठे कर, मतलब चुरा चुरा के ले गए, लेकिन हमें पता लगा कि हम इतने रिच हैं, कल्चर वाइज इतने रिच हैं, आर्ट में हम इतने रिच हैं, हमारे इतने सारे मोनूमेंट्स हैं, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी, मतलब हमें बहुत अच्छे लेवल पे पता लगा। और आज भी जो है डिबेट होती है, कल्चरल ट्रेजर जो इंडिया का है, जिसको वो लोग चोर चोर के लेके गए हैं। तो आप देखते होंगे कि समिट वगैरह होते हैं ना, जब वहाँ पे बात चलती है कि भैया हमारा तुम्हारे पास है ना वो है, जैसे नटराज की मूर्ति है, या फिर अभी आपने देखा होगा कि इलीगल तरीके से बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स थे कुछ, उनको जो है ट्रेड किया जा रहा था, तो वो वापस लेके आए। आप अलग अलग देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी सबमिट होता है तो चीज़ें लौटाए जाते हैं। जैसे अभी आपकी वो ताम्र प्लेट जो है, कॉपर मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लौटाई गई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें पता लग रही हैं, वो लोग लेके गए थे, लूट के लेके गए थे। हालांकि जो यूरोपियन है वो पहले नहीं थे संस्कृत लैंग्वेज को मास्टर करने वाले, बहुत सारे पहले भी लोग आए हैं ना, पहले मुस्लिम्स आए थे, लेकिन फिर उन्होंने जो है संस्कृत लैंग्वेज सीखी, और फिर हमारे संस्कृत का जो लिटरेचर था उसको अपनी लैंग्वेजेस जो थी उनमें जो है कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यूरोपियन लैंग्वेज में जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिर फ्रेंच ने भी, जर्मन्स ने भी। और इससे मतलब, लेकिन इसका रीज़न ये है कि कुछ तो एक्चुअली जो हैं स्कॉलर्स जो पढ़ रहे थे, संस्कृत सीख रहे थे, वो इसलिए सीखना चाह रहे थे क्योंकि वो इंडियन कल्चर को एडमायर करते थे, एक्चुअली मानते थे। लेकिन कुछ जो हैं वो सिर्फ इंडियन टेक्स्ट और लैंग्वेज को इसलिए सीख रहे थे ताकि जो है हम अपना जो क्रिश्चियनिटी है उसकी सुपीरियरिटी है उसको इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ कि कैसे इन लोगों को दबाया जाएगा, इनका कल्चर पढ़ लो, किस चीज़ को मानते हैं, हम उसी चीज़ को तोड़ देंगे, फिर ये हमारे अंडर हो जाएंगे। उन कुछ स्कॉलर्स इस मंशा से इसको पढ़ते थे, ठीक है। और जब ये संस्कृत टेक्स्ट जो है यूरोप में गया, यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद, तो एक जर्मन फिलोसफर हैं
जॉर्ज हीगल, उन्होंने बोला इट इज लाइक अ डिस्कवरी ऑफ अ न्यू कॉन्टिनेंट, इंडिया के बारे में बोला है ना, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू। हीगल जो है ये आप इनको सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हो। हीगल जो है वो आइडिया बेस्ड है। आपने हीगल का नाम ना सुना हो, कार्ल मार्क्स का नाम जरूर सुना होगा, है ना। तो हीगल मानते मानते थे कि आइडिया टू मटेरियल हम जाते हैं, कि पहले हमें आइडिया आता है उसके बाद हम इन्वेंशन करते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलता था कि भैया मटेरियल टू आइडिया, ये मतलब इनके बिल्कुल अपोजिट चले थे। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं भैया, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा होता है ना। ये बोलते थे कि पहले आपको आइडिया आता है कि पेट पूजा है या नहीं है, आप भूखे हो तो आपको आइडिया आएगा और फिर आप इन्वेंशन करोगे। इन्होंने बोला ना, पहले हम पेट पूजा करेंगे और जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो हमें आइडिया आएगा। ठीक है, ये थियरी है, जर्मन फिलोसफर थे ये, आप पढ़ सकते हैं इनको। चलें, तो इंडियन टेक्स्ट जो है उसमें उसने बहुत गहरे तरीके से बहुत ग्रेट इम्पैक्ट किया यूरोपियन फिलोसफर्स को, राइटर्स को, पोइट्स को, आर्टिस्ट को, है ना, और स्टेट्समैन को भी इनफैक्ट। और इसका इन्फ्लुएंस जो है यूएसए तक भी गया 19th सेंचुरी में। और दिस इज़ ए रिमाइंडर कि भैया पॉलिटिकल डोमिनेशन में फ्लो इन वन डायरेक्शन और कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है समटाइम्स फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि भैया पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है ना यहाँ पे ब्रिटिशर्स की थी, है ना, हमारे इंडिया पे। लेकिन लेकिन हमारा जो कल्चर है वो इतना वास्ट और रिच था कि वहाँ के लोग जो इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तो हमारा कल्चर उधर बह रहा था। पॉलिटिकल पावर हालांकि यूरोप से इंडिया में थी। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। तो चलिए यहाँ पे आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है, ये कुछ देख लेते हैं हम समरी के तौर पे। तो ये सब आए थे, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश जो हैं ये इंडिया में आए थे हमारा वेल्थ देख के। ठीक है, एक दूसरे से लड़े भी ये डोमिनेंस के लिए, और ब्रिटिशर्स जो हैं इसमें उनका अपर हैंड था, वो जीत गए थे। ब्रिटिशर्स की जो टैक्सेशन पॉलिसी थी बहुत रूथलेस थी, और लोगों को ग्रेट मिजरी जो है इनकी टैक्सेशन पॉलिसी से हुई। सीवियर फेमाइंस आए पर्टिकुलरली, और बहुत सारी डेथ हो गई, मिलियंस ऑफ डेथ के बारे में जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और डेलिब्रेटली इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पे किया था, और जिससे कि हमारा जो थ्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको जो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, इंडिया के। उसके बाद जो है ये जो इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ने के बाद जो है इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हम पे इम्पोज कर दिया था, लीगल सिस्टम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और ये सब चीज़ें जो है करने के बाद टोटल कॉलोनियल कंट्रोल जो है इंडियन सोसाइटी पे हो गया था। पोर्तुगीज़ जो हैं उन्होंने रिलीजियस कन्वर्सन भी जो है वो बहुत ज़्यादा किए, है ना। उनका फोकस ये था कि हम इनको अपने धर्म के हिसाब से चलाएं। गोवा में तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्ती जो है कन्वर्जेंस किए थे। ठीक है, और फ्रेंच के जो है टेरिटरी वो पौंडीचेरी तक रही थी। तो इनका अलग अलग इन्होंने बांट लिया था। वैसे युद्ध भी इन्होंने, कार्नेटिक वॉर्स हम देखते हैं, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच चल रहे थे, है ना। और फिर लेट 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत सारी अपराइजिंग होती है, ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 हम देखते हैं। और लेकिन वे जो अपराइजिंग थी उनको ब्रूटली जो है स्प्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, और इंडिया का जो क्लासिकल कल्चर था जो कि संस्कृत में था उसको ट्रांसलेट किया जाता है, और वो फ्लो किया वेस्ट में, क्रिएटिंग लास्टिंग इन्फ्लुएंस। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो ये ख़त्म होता है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, आज काफ़ी लंबी वीडियो ये हो गई है, लेकिन एक ही बार में आप इसको देख लेना। 1 घंटे की वीडियो ये हो चुकी है, 1 घंटे की वीडियो हो गई है। कल हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये आपका पॉलिटी का चैप्टर है। ठीक है, हिस्ट्री आपकी हो चुकी है, अब हम कल जो है नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे।
चलो, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।